डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 191। एडमी को बर्तन में जल्दी से पकाया गया। ये चीज बहुत नरम होती है और इसे ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती, 15 मिनट ही काफी हैं। हालांकि एडा में पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए शोरबे को फेंका नहीं जा सकता। स्वाद विकसित करने के लिए इसे रात भर भिगोना पड़ता है। लेकिन चूंकि बाई ये ने एडामे के दोनों सिरे काट दिए थे, इसलिए इसे अब खाया जा सकता था। उसने एक छलनी से एक प्लेट निकाली, उसमें से मसाले निकाले, उन्हें वापस शोरबे में डाल दिया ताकि वे और अच्छे से भीग सकें, और फिर वे तीनों पीछे वाले रसोई घर में खाना खाने लगे। स्वादिष्ट। हम इसमें अभी भी थोड़ा स्वाद कम है, कल यह और भी बेहतर होगा। गर्मियों में इसे खाना सबसे अच्छा होता है ना? वे तीनों रात 10 बजे के बाद तक पीछे वाले रसोई घर में ही रहे। बाई ये एडामे की एक प्लेट लेकर वापस चली गई, और वे झाओ और फैन झोंग, जिनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, दुकान की निगरानी करते रहे और मुफ्त में खाना खाते रहे। हालांकि बाई ये की दुकान में एक रात्रि बाजार लगता था, लेकिन वह वास्तव में ज्यादा देर तक खुली नहीं रहती थी। सबसे पहले जो लोग खाने के लिए आए थे, वे सभी आसपास के इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। काम खत्म करने, खाने पीने के बाद उन्हें जल्दी वापस जाकर आराम करने की भी जरूरत थी। दूसरे, बाइये ने कहा था कि चूंकि यह एक आवासीय क्षेत्र में है, इसलिए वे निवासियों को परेशान करने से बचने के लिए बहुत देर तक खुला नहीं रह सकते। उनकी दुकान में खाने पीने का सबसे व्यस्त समय शाम 6 या 7 बजे होता था, और पेय पदार्थ व देर रात के नाश्ते के लिए ये समय 8 से 9 बजे के बीच होता था। 10 बजे के बाद आमतौर पर बहुत कम लोग आते थे, या फिर वे खाना पैक करवाकर ले जाते थे। इसलिए बाइये के ऊपर जाने के कुछ ही समय बाद बाहर धीरे धीरे शांति छा गई। जियांग हाउ नहा चुका था और अपना सामान पैक कर चुका था, और उसके और बाइये दोनों के पास बियर के एक एक कैन थे। भाई, मैं जा रहा हूँ। अलविदा। चिंता मत करो, हम कुछ दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बाइये ने उपहास उड़ाते हुए कहा। क्या तुम मुझे थोड़ा भावुक भी नहीं होने दे सकते? जियांग हाओ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। तुम बदमाश, मेरी अभिनय क्षमता में सुधार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हो। अभिनय? बाई ये तुरंत हंस पड़ी, फिर जियांग हाओ के कंधे पर झुककर उसे जोर से थपथपाया। हाउजी, हाउजी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ? हाउजी, मुझे अपने साथ ले चलो। अरे बाप रे, क्या तुम मुझे हंसी से मारना चाहते हो? हा हा हा, मुझे मारना बंद करो, तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी बाई हनान नहाकर बाहर निकली और गुलाबी पजामा पहने अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आई। उसने बाई ये और जियांग हाओ को एक दूसरे को गले लगाते देखा और देखते ही देखते दंग रह गई। भाई, क्या तुम हाउजी के साथ जा रहे हो? नहीं, नहीं, नहीं। जियांग हाओ ने जल्दी से बाई ये की बांह पर थपथपाया। उठो, तुम मेरा गला घोंट रहे हो। हूँ। बाई ये के होठों पर अब भी मुस्कान थी। नहीं, तुम्हारा हाउजी मुझसे अभिनय का मुकाबला करने वाला था। अभिनय का मुकाबला? बाई हनान के होंठ फड़क उठे। छोड़ो इसे, क्या यह अभिनय है? ये तो मौत का दांव है, जियांग हाओ ने मुंह बनाते हुए कहा। लो अनान, कुछ एडामिम खा लो। बाई ये ने जियांग हाओ को सोफे से धक्का देकर गिरा दिया। सो जाओ, तुम्हारी ट्रेन तो 8 बजे है ना? जियांग हाओ बड़बड़ाते हुए उठा और अपने कमरे में वापस चला गया। भाई हनान ने थोड़ी देर टीवी देखा, फिर 10 बजे के बाद उसे नींद आने लगी और नहाने धोने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई। सोफे पर लेटे हुए टीवी देखते हुए केवल बाई ये ही रह गई थी। अगली सुबह जियांग हाओ 5 बजे के बाद उठा और चुपचाप नहाने चला गया। लेकिन बाई ये जल्दी उठ गई थी। मैं तुम्हें बाद में रेलवे स्टेशन तक छोड़ दूंगी। क्या मैंने आपको जगा दिया? नहीं। बाई ये उठकर रसोई में दलिया पकाने और कुछ एग रोल बनाने के लिए चली गई। दोनों ने 6:30 बजे तक नाश्ता खत्म कर लिया। चलो चलते हैं।
बाई ये ने अपनी बहन के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने उसे सुबह उठकर दलिया खुद गर्म करने या उसके लौटने पर उसके लिए कुछ खाने का इंतजार करने के लिए कहा था। उनके घर से हाई स्पीड रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, वहां तक पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगता था। मैं अंदर जा रहा हूँ, जियांग हाओ ने अपना सूटकेस खींचते हुए कहा। भाई, तुम्हें शुभकामनाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाई ये ने कहा। जियांग हाओ ने मुड़कर बाई ये को गले लगा लिया। मेरा इंतजार करो, जब मैं मशहूर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा प्रवक्ता बनूंगा। यह एक सौदा है। जियांग हाओ दृढ़ कदमों से आगे बढ़ गया। बाई ये उसे जाते हुए देखता रहा, फिर मुड़ा और हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से निकल गया। अनान, क्या तुम जाग रही हो? बाई ये ने बाई अनान को पुकारा। अरे, अभी अभी नींद खुली है। आप क्या खाना चाहते हैं? घर पर दलिया है। अगर आपको कुछ और चाहिए, तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। भाई, क्या तुम घर पर नहीं हो? बाई अनान घर में इधर उधर घूमी और उसे एहसास हुआ कि बाई ये वहां नहीं है। अरे छोटी बच्ची, अगर मैं घर पर होता तो तुम्हें क्यों बुलाता? बाई ये अपनी बहन की इस नादानी पर हंस रहा था। तो फिर मुझे केएफसी चाहिए। ठीक है। बाई ये को आश्चर्य नहीं हुआ, वह जानता था कि उसकी बहन निश्चित रूप से इस तरह की चीजें खाना चाहेगी। वापस लौटते समय उसने एक दुकान देखी और घर ले जाने के लिए कुछ नाश्ता खरीदा। छोटी बच्ची झटपट नाश्ते की चीजों पर टूट पड़ी। भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। माँ मुझे ये कभी खाने नहीं देती, तो जब तक हो सके इसका आनंद लें। ओह, हाँ भाई, बाई आनंद ने कहा। मैंने अभी अभी इसे अपने बैग पर देखा था। बाई आनंद ने एक लाल लिफाफा देते हुए पूछा, क्या तुमने इसे मेरे बैग में रख दिया? बाई ये ने उसे उठाया और अंदर देखा, उसमें 2000 युआन थे। ये तुम्हारे हाउसी की तरफ से होना चाहिए, बाई ये ने अंदर से एक नोट निकालते हुए कहा। इस आदमी को डर था कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या मुझे इसे हाउसी को लौटा देना चाहिए? बाई हनान ने पूछा। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे हाउसी का तुम्हारी पढ़ाई का इनाम है, जो तुम्हें भविष्य में खूब मन लगाकर पढ़ाई करने और हम दोनों के लिए पढ़ाई करने का संदेश दे रहा है। भाई, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। बाई हनान ने गंभीर चेहरे के साथ जोर से सिर हिलाया। ठीक है, धीरे धीरे खाओ। जब तुम्हारा पेट भर जाए, तो तुम टीवी देख सकते हो या नीचे आकर मुझसे मिल सकते हो। आज दोपहर बाद, मैं तुम्हें सड़क के उस पार स्थित फिल्म और टेलीविजन सिटी में घुमाने ले जाऊंगा। आसपास घूमने लायक यही एकमात्र जगह थी, और यह बहुत पास थी। बाई ये आज के लिए सामग्री तैयार करने नीचे गया। चूंकि उसकी बहन आज यहाँ आई थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से और भी स्वादिष्ट खाना बनाना था। उसकी बहन को चिकन और भेड़ का मांस बहुत पसंद था। बाई ये ने थोड़ी देर सोचा और आज भेड़ के मांस के चॉप्स बनाने का फैसला किया। उसने दुकान में मौजूद सभी सामग्रियों को एक क्लिक में साफ करने और काटने की सुविधा का इस्तेमाल किया। बाई ये ने सब्जी मंडी जाने और वापस आते समय कुछ एडा में एक प्रकार का आलू खरीदने की योजना बनाई। वाह, स्वाद मिलाने के बाद तो यह वाकई बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे, वो हाउसी के लिए बैग पैक करना भूल गया। बाई ये ने अपना सिर थपथपाया। कोई बात नहीं, वैसे भी वे कुछ दिनों में राजधानी जाने वाले थे। बाई ये दूसरी मंजिल पर लौटी और बोली, अनान, मैं थोक बाजार जा रही हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? क्या यह मेले जैसा है? बाई अनान ने ऊपर देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, थोक बाजार अधिक संगठित है। चल दर, अपनी बहन को साथ लेकर उसने पहले सारी सब्जियां और मांस खरीदा, फिर भेड़ के मांस वाले सेक्शन में जाकर भेड़ के मांस के कुछ छोटे टुकड़े और भेड़ का मांस खरीदा। यह एक थोक बाजार था, जिसमें दैनिक मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए अग्रिम ऑर्डर के बिना भी वे पर्याप्त मात्रा में सामान खरीद सकते थे। आज दोपहर को फिल्म की टीम लैम्प चॉप के सेट तैयार करेगी। भाई, हमें लैम्प चॉप्स कैसे खाने चाहिए? आप इन्हें कैसे खाना चाहते हैं? जीरा डालकर तलकर। बहुत बढ़िया। बाई हनान की खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। चलो थोड़ा और मेमना खरीद लेते हैं, और मैं बाद में तुम्हारे लिए मेमने के कबाब बना दूंगी। हाँ, हाँ, हाँ। बाई हनान ने अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाया। ये लालची छोटी बच्ची किसकी है? बाई ये ने अपनी जरूरत की सारी सब्जियां खरीद ली, साथ ही उसने एक बोरी एडामे और एक बैग आइसक्रीम भी खरीदी। अब वापस जाएं तो हर कोई काम पर आ रहा होगा, इसलिए हर किसी को एक एक मिल सकता था। छोटी बच्ची मितव्ययी थी, वह केवल स्नोमैन, आइसक्रीम जैसी पुरानी शैली की पॉप्सिकल्स ही चुनती थी।
लेकिन उसकी नजरें बार बार दूसरी चीजों पर जा रही थीं। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये कभी कभार ही मिलता है, मेरे बड़े भाई के पास अभी भी इसे खरीदने के पैसे हैं। मैं बस यही खा लूंगी, बाई हनान ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या ये सिर्फ एक मेडल नहीं है? बॉस, इसकी कीमत कितनी है? 10 युआन। बाई ये का हाथ कांप रहा था और वह तुरंत उसे वापस रखना चाहता था। लेकिन अपनी बहन की छिपी हुई इच्छा को देखकर बाई ये ने एक पल सोचा और पूछा, क्या 8 को थोक मूल्य माना जा सकता है? 10, और मैं इन्हें तुम्हें 9 युआन 50 में बेच दूंगा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो मुझे 10 दे दो। भाई, बाई हनान ने बाई ये का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं इसे नहीं खाऊंगी। मेरे लिए इतने में ही बहुत सारी स्नोमैन आइसक्रीम खाने के लिए काफी है। कोई बात नहीं, हम इसे कभी कभार ही खाते हैं। बाई ये को भी पता था कि ये आइसक्रीम महंगी होती हैं। ये ठीक है, कम से कम स्वाद तो अच्छा है। उसने सुना था कि कुछ आइसक्रीम न केवल महंगी होती हैं बल्कि उनका स्वाद भी घटिया होता है। भाई ये ने 10 खरीदे। कार में बैठते ही भाई बहनों ने पहले एक एक खाया और बाकी कार के फ्रिज में रख दिए। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे एक बार खाना ही काफी है। बाई हनान का चेहरा संतुष्टि से भर गया। हम बाई ये भी निवाला निवाला करके खा रही थी। गर्मी के दिन आइसक्रीम खाना वाकई ताजगी भरा था। बाई ये वापस गई और खाना पकाने की तैयारी करने लगी। दोपहर के भोजन के लिए उन्होंने शेर के सिर के आकार के छोटे छोटे मीटबॉल, तले हुए चिकन कटलेट और लाल सॉसेज बनाए। फिल्म क्रू के लिए विशेष भोजन में जीरा युक्त मेमने के चॉप्स शामिल थे, प्रति सर्विंग 2 छोटे टुकड़े। निर्देशक चेन की टीम के मुख्य कलाकारों के साथ उच्च स्तरीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद से बाई ये के भोजन पैकेज की कीमतों में वृद्धि हुई थी। क्योंकि सभी लोग प्रतिदिन बहुत सारा मांस और मछली खाते थे, इसलिए वे अपने वजन को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम थे। सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा और वजन घटाने वाले इन भोजन पैकेजों को ऑर्डर करने के लिए बाई ये के पास आए। वजन घटाने वाले पैकेज महंगे होने के अलावा वास्तव में व्यंजनों में पहले से कोई अंतर नहीं था। एकमात्र बदलाव सोया दूध की एक छोटी कटोरी या उबले हुए सोयाबीन की एक सविंग और सोयाबीन के अवशेषों से बने व्यंजन थे। 5वीं श्रेणी की सोयाबीन अच्छी थी और सोयाबीन के बचे हुए हिस्से को भी खाना चाहिए था, बर्बाद नहीं करना चाहिए था। सोया दूध बनाने के बाद बचे हुए सोयाबीन के अवशेष बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन सभी के लिए एक छोटा सोयाबीन केक बनाना कोई समस्या नहीं थी। सोयाबीन के अवशेषों को अंडे, थोड़ी मात्रा में मैदा और मसालों के साथ मिलाया गया और फिर चालक दल के सदस्यों की पसंद के अनुसार थोड़ा हरा प्याज, चिव्स या धनिया मिलाया गया और फिर तेल की एक पतली परत में दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तला गया। सोयाबीन के अवशेषों से बने ये केक दोनों तरफ से सुनहरे और हल्के कुरकुरे थे और अंदर से सोयाबीन के स्वाद से भरपूर थे। हालांकि वे घटिया चीजें थीं, फिर भी वे वास्तव में अच्छी चीजें थीं। इस प्रकार के मोटे अनाज का नियमित सेवन शरीर के लिए अच्छा होता है और इससे वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से जब बाई ये अनुपस्थित थे, तब दुकान ने नमकीन सोयाबीन से भरे भोजन के पैकेट तैयार किए। बाई ये ने इन्हें पहले से ही तैयार कर रखा था और इन्हें बस हर दिन उबालने की आवश्यकता थी। चूंकि बाई ये आज वापस आ गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सोया दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भीगे हुए सोयाबीन को पीसकर सोया दूध बना लिया गया, लेकिन आज बचे हुए सोयाबीन के अवशेषों से सोयाबीन केक नहीं बनाए गए। बाई ये एक नया व्यंजन बनाने जा रही थी। उसने सोयाबीन के अवशेषों को बार बार पीसकर प्यूरी बनाई, उन्हें भाप में पकाया, फिर उसमें गाढ़ा दूध, दूध और चीनी का विकल्प मिलाया और ऊपर से अचार वाली लाल फलियों की एक परत छिड़क दी। गर्म मौसम में एक नर्म और सेहतमंद मिठाई सभी को खुश कर सकती है। जैसे जैसे सब लोग धीरे धीरे काम पर आने लगे, सबने सबसे पहले आइसक्रीम खाए और यहाँ तक कि आंटी वांग को भी एक आइसक्रीम दी गई। आंटी वांग शुरू में इसे खाना नहीं चाहती थी। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं आइसक्रीम क्यों खाऊंगी? और यह सस्ती भी नहीं है। मेरे बड़े भाई दावत दे रहे हैं, यह एक दुर्लभ अवसर है, चाची, जल्दी खा लीजिए। सब लोग जोर से हंस पड़े। उनका छोटा बॉस थोड़ा मितव्ययी था, लेकिन कंजूस नहीं था, खासकर जब बात उनके वेतन की आती थी। इसलिए भले ही दुकान में काम के घंटे थोड़े लंबे और अधिक थकाऊ थे, लेकिन किसी ने कभी शिकायत नहीं की। भाई भाई ये आज हम बना रहे हैं। वे झाओ पास आया तो देखा कि बाई ये पहले से ही मीटबॉल तल रहे थे।
आज हम छोटे शेर के सिर के आकार के मीट बॉल बना रहे हैं। हाँ, आप बाद में मेमने के चॉप्स उबाल सकते हैं, बाई ये ने कहा। ठीक है, मेमने के चॉप्स बनाने के कई तरीके हैं। बाई ये द्वारा बनाए गए जीरा मेमने के चॉप्स तले हुए थे, लेकिन उन्हें पहले लगभग 70 से 80% तक धीमी आंच पर पकाया गया था। इससे लैम्ब चॉप्स को एक समृद्ध मूल स्वाद मिला, और पानी निकालने के बाद उन्हें तलने से वे सतह पर जल्दी से सुनहरे भूरे रंग के हो गए। वी झाओ ने सहमति जताई और फिर मेमने के चॉप्स निकाले, जिन्हें पहले ही टुकड़ों में काट लिया गया था और खून निकालने के लिए पानी में भिगोया गया था, और उन्हें पकाना शुरू कर दिया। भाई ये आपको मेमने के चॉप्स बनाने का विचार कैसे आया? मेमना सस्ता नहीं था, और बाई ये इसे बहुत कम पकाते थे। मेरी बहन को मेमना बहुत पसंद है। ओह, अब समझ में आया। वी झाओ को एहसास हुआ। मैंने देखा कि आपने मेमने का एक टुकड़ा भी खरीदा है, आप इसे कैसे पकाएंगे? हम आज रात इसे टुकड़ों में काटेंगे और मेमने के कबाब बनाएंगे। तुम और अनान, खाना नहीं खाना है क्या? हाँ, मुझे तो खाना ही है। वी झाओ ने घबराकर पूछा, क्या मेरे लिए पर्याप्त खाना है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मैं मेमने का मांस बाद में काट लूंगा। मुझे याद है जब हमने कुछ दिन पहले लंच बॉक्स मंगवाए थे, तो दुकानदार ने हमें ढेर सारी बांस की सीखें भी दी थीं। ये सीखें तो बहुत छोटी हैं, है ना? बाई ये ने याद करते हुए कहा। बाद में फैन झोंक को कुछ सीखें खरीदने भेज दो। हमारी गली के कोने पर ही एक दुकान है। मानो शैतान हाजिर, फैन झोंक वहीं आ गया। वी झाओ तुरंत उनके पास गया और बोला, भाई फैन, क्या आप कबाब खाना चाहेंगे? क्या आप मेरा इलाज कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, अगर आप खाना चाहते हैं, तो हम सहयोग कर सकते हैं। हम कैसे सहयोग करें? मालिक मांस का भुगतान करता है, मांस काटने की जिम्मेदारी मेरी है और उसे सीकों में पिरोने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वी झाओ ने स्पष्ट रूप से कामों का ब्यौरा दे दिया। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप गली के कोने से सीखें खरीद सकते हैं। मुझे पता है। बॉस, क्या ये सच है? ये सच है, आज रात हम कबाब खा रहे हैं। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। फैन झोंक तेजी से भागा और आधे घंटे से भी कम समय में अपना सारा सामान लेकर लौट आया। सीकों के अलावा वहाँ एक ग्रिल और कोयला भी था। अरे, फैन झोंक, तुमने ये सब क्यों खरीदा? क्या हमारी दुकान में रात में छोटे छोटे बारबेक्यू भी लगाए जा रहे हैं? क्या आपकी दुकान में बारबेक्यू मिलने वाला है? आसपास के पड़ोसियों के कान बेहद तेज थे, और बारबेक्यू शब्द सुनते ही वे तुरंत उत्साहित हो गए। नहीं, नहीं, फैन झोंग ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। आसपास के पड़ोसी जोर से हंस पड़े। दूसरे लोगों के घर और अधिक ग्राहकों के लिए उत्सुक होंगे। उनके घर को बहुत अधिक ग्राहकों के होने से डर लगता है। इसका मुख्य कारण अभी भी कर्मचारियों की कमी और दुकान का छोटा आकार है। हाँ, अगर दुकान बड़ी होती तो उसमें सब कुछ होता। छोटी बाई ही मालिक बन सकती थी। नहीं, नहीं, अगर लिटिल बाई को कोई बड़ी दुकान मिल जाती है और वो वहाँ चली जाती है, तो हम क्या खाएंगे? हाँ, हाँ, तुम सही हो, लिटिल बाई हिल नहीं सकती। ठीक है, हिलना मत, लिटिल बाई, हम बारबेक्यू नहीं खाएंगे। जब बाई ये रसोई से बाहर आया, तो पड़ोसियों के एक समूह ने उसे एक तरफ खींच लिया और उससे कहा कि वे उसके जाने की बजाय बारबेक्यू न करना पसंद करेंगे। बाई ये पूरी तरह से भ्रमित थी। काई शियाओहुआ ने अपनी हंसी दबाते हुए उसे एक तरफ खींच लिया और स्थिति समझाई, और तभी बाई ये को बात समझ में आई। ये सब क्या है? बाई ये ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, लेकिन इसमें बारबेक्यू मिलाना वास्तव में असंभव है। दुकान साल भर बिना रुके खुली रहती थी। झांग कियांग और लिन जिमो को मुश्किल से एक दिन आराम करने का समय मिलता था। वी झाओ, यानी बच्चा, हर दिन आता था, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर लगता था और उसमें थकान का कोई लक्षण नहीं दिखता था। फैन झोंग और काइशियाओहुआ भी दुकान तक ही सीमित थे। वे हर दिन केवल घर और रेस्तरां के बीच ही आ जा सकते थे, यहाँ तक कि वे इस गली से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। कहा जाता था कि इस युवा जोड़े के पास बाहर जाकर पैसे खर्च करने का भी समय नहीं था, और उनकी शादी के लिए बचाई गई रकम तेजी से बढ़ रही थी। इन परिस्थितियों में अगर बारबेक्यू भी शामिल कर लिया जाए, तो क्या सभी लोग और भी ज्यादा थक नहीं जाएंगे? इसके अलावा रसोई में वास्तव में और जगह नहीं बची थी। उन्होंने मूल रूप से यह जगह इसलिए किराए पर ली थी क्योंकि यहाँ की रसोई काफी विशाल थी।
हालांकि आम रेस्तराओं के विपरीत उनकी दुकान में स्टिर फ्राई नहीं बल्कि लंच बॉक्स मिलते थे। इसलिए रसोई के दोनों ओर के चूल्हे और कढ़ाई को बड़ा कर दिया गया, जैसे कि किसी कैफेटेरिया में इस्तेमाल होते हैं। बाद में एक फ्राइड चिकन बनाने की मशीन लगा दी गई और सचमुच बारबेक्यू के लिए कोई जगह नहीं बची। हालांकि आगे बढ़ने के बारे में सोचकर बाई ये ने उस सुझाव को गंभीरता से ले लिया। शुरू में उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यह सस्ती थी और उन्हें लगा कि यह पास में होगी। लेकिन वास्तविकता में इससे भी कहीं अधिक सुविधाजनक और विशाल दुकानें स्वाभाविक रूप से पास में ही मौजूद थीं। और बाई ये एक और फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहती थी। फास्ट फूड रेस्टोरेंट वाकई अच्छे थे, वे एक साथ एक दर्जन व्यंजन बना सकते थे और ग्राहक आते ही खा लेते थे। व्यंजनों को लेकर लोगों की मांगें बहुत अधिक नहीं थीं। अगर खाना स्वादिष्ट होता और मात्रा पर्याप्त होती, तो वे आमतौर पर संतुष्ट हो जाते थे। कर्मचारियों के बार बार बदलने की दर अधिक होने के कारण वे वास्तव में काफी पैसा कमाते थे। लेकिन सच कहें तो ये बाई ये के पहले के कामों से बिल्कुल अलग था। बाई ये पहले एक साधारण शेफ थे, उनका असली सपना एक हाई एंड रेस्टोरेंट खोलना था, न कि लंच बॉक्स फास्ट फूड की दुकान। हालांकि ये सब बाद की बात थी, प्रतियोगिता समाप्त होने तक सब कुछ टालना पड़ा। मीटबॉल तलने के बाद बाई ये ने उन्हें धीमी आंच पर पकाया, फिर पहले से गूंथा हुआ आटा निकाला और जल्दी से पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया। भाई भाई ये आप पकौड़ी क्यों बना रहे हैं? ये मेरे गृहनगर से लाए गए एल्म ऑयस्टर मशरूम हैं, इनसे बहुत ताज़े पकौड़े बनते हैं। लेकिन ये जमे हुए हैं, इसलिए इनका स्वाद थोड़ा अलग है। आप लोग इन्हें बाद में चख सकते हैं। भाई ये ने कुशलतापूर्वक उनमें से दर्जनों बनाए और उन्हें भाप देने के लिए स्टीमर कैबिनेट में रख दिया। वह बाद में कुछ अपने साथ ले जाएगा और देखेगा कि किसके पास उन्हें बनाना जारी रखने का समय है। दूसरी तरफ मेमने के चॉप्स को बर्तन से निकालकर तेल से अलग कर दिया गया था। मीटबॉल तलने के बाद उन्होंने मेमने के चॉप्स तलना शुरू किया। उन्होंने उन्हें तब तक तला जब तक कि सतह हल्की भूरी और सुनहरी न हो गई। फिर उन्हें तेल निकालने के लिए बाहर निकाल लिया और उन पर अपनी घर की बनी लाल मिर्च और जीरा पाउडर की एक परत छिड़क दी। वह सुगंधित महक न केवल दुकान से बाहर निकली बल्कि दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गई। बाई हनान खिड़की के पास बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसे बाहर से खुशबू आई और वह तुरंत ही एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे भागी, आसपास के सभी पड़ोसी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बाई परिवार की पुरानी दुकान में आज ऐसा क्या बना है जिसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब पड़ोसियों को इसकी आदत हो गई थी। बाई परिवार की पुरानी दुकान में हर दिन स्वादिष्ट खाना बनता था और अगर उन्हें सच में भूख लगती थी तो वे जाकर एक हिस्सा खरीद लेते थे। जब बाई आनंद नीचे आए तो बाई ये और बाकी लोग सामान पैक कर रहे थे। आनंद, खाने का समय हो गया है। बाई ये ने अपनी छोटी बहन को हाथ हिलाते हुए कहा, तुम खाना खा लो और खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें सड़क के उस पार स्थित फिल्म और टेलीविजन सिटी ले चलूंगा। हम क्या खा रहे हैं? भाई, शहर अच्छा नहीं है। बाई आनंद ने सिर हिलाया। यह अच्छा क्यों नहीं है? बाई ये ने हैरानी से पूछा और बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। मुझे हर दिन खाने की खुशबू आती है और मुझे खाना खाने से पहले ही बहुत भूख लग जाती है, बाई आनंद ने शिकायत की। आसपास मौजूद लोग तुरंत हंसने लगे। इस मामले में सारा दोष तुम्हारे भाई का है। ये सब तुम्हारे भाई की शरारतों की वजह से है। हाँ हाँ हाँ, शहर की हालत अच्छी नहीं है। जब से तुम्हारा भाई आया है, तब से स्थिति और भी खराब हो गई है। छोटी बच्ची, जल्दी खाओ। बाई ये ने अपनी बहन के सिर पर हल्के से मारा। काय शियाओहुआ ने बाई आनंद को भोजन परोसा। आज के मेमने के चॉप्स खास थे, बाहर के लंच बॉक्स में उपलब्ध नहीं थे, केवल फिल्म क्रू और उनके खास लोगों के लिए थे। बाई आनंद के भोजन में थोड़े से चावल और शेर के सिर के आकार के दो छोटे मीटबॉल के अलावा मेमने के कुछ टुकड़े भी थे। वाह, क्या यह मेरे लिए है? बाई ये ने आग्रह किया, जल्दी खाओ, देर मत करो। हम, बाई आनंद ने सिर हिलाया। वह कैफेटेरिया में खाना झटपट लेने, तेजी से दौड़ने और जल्दी खाने में माहिर थी। इसके अलावा ये थोड़े से मेमने के टुकड़े मिनटों में खत्म हो जाएंगे। भेड़ के मांस के टुकड़ों पर मूल रूप से वसा की एक परत थी, जिससे तलने पर वे और भी सुगंधित हो जाते थे। हालांकि सभी को बिना किसी परेशानी के खाने की सुविधा देने के लिए बाई ये ने उस परत को हटा दिया था। वो इसे शाम को मेमने के कबाब बनाने के लिए बचा कर रखेगा।
क्योंकि उन्हें पहले से ही लगभग 70-80% तक पकाकर फिर तला गया था, इसलिए मेमने का मांस बहुत नरम था और हल्के से चूसने पर ही हड्डी से आसानी से अलग हो गया। स्वादिष्ट, सचमुच स्वादिष्ट था। मेमने का मांस, चाहे तला हुआ हो या ग्रिल्ड, विशेष रूप से लुभावना था। भाई आनंद ने कुछ ही निवालों में मेमने के चॉप्स खत्म कर दिए, फिर छोटे शेर के सिर के आकार के मीटबॉल को मसलकर खा लिया और चावल को चट कर गई। भाई, मेरा खाना खत्म हो गया है। भाई ये चौंक गई, क्या तुमने चबाया? हैं, ये बहुत तेज था, मैंने खूब चबाया, खूब चबाया। स्कूल में खाना खाते समय मेरी यही सामान्य गति होती है। आज खाना कम था, इसलिए मैंने कुछ और बार चबाया। ठीक है, जाओ कपड़े बदल लो और कार में मेरा इंतजार करो। आज बाई ये खाना पहुंचा रही थी, इसलिए फैन झोंक की जरूरत नहीं थी। भेड़ के मांस के टुकड़े तलने के तुरंत बाद सबसे अच्छे लगते हैं। आप सब जल्दी खा लीजिए, आपके खाने के बाद ग्राहक आ जाएंगे, बाई ने लंच बॉक्स ले जाते हुए कहा। उसके पीछे फैन झोंक और लिंजीमो खाने के डिब्बे ले जा रहे थे। कर्मचारियों को खाना पहुंचाने के बाद हम पहले निर्माण स्थल पर जाएंगे, फिर बाद में खरीदारी करने के लिए वापस आएंगे, बाई ने कहा। शाह हुआ, मेरे लिए मिनरल वाटर की 2 बोतलें ले आओ। आ रही हूँ। काय शिया हुआ मिनरल वाटर लेकर बाहर आई, उसकी आंखों में मुस्कान चमक रही थी। मालिक अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। आमतौर पर बाई ये कभी कभार खाना पहुंचाता था, लेकिन वो कभी मिनरल वाटर नहीं लाता था और न ही वो कभी खाने के लिए इतनी महंगी आइसक्रीम खरीदता था। वो अकेली है, मैं उस पर प्यार क्यों न लुटाऊं? बाई ने कहा, हमें लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। चिंता मत करो, फैन झोंग ने उन्हें हाथ हिलाकर कहा। बाई ने फिल्म के क्रू को डिब्बाबंद लंच पहुंचाया और फिर तुरंत निर्माण स्थल की ओर रवाना हो गईं। निर्माण स्थल पर लोग अब बाई को अक्सर नहीं देखते थे, और यह जानकर कि वो अपने गृहनगर लौट आया है, सभी ने उसे देखकर अभिवादन किया। बाई के साथ एक युवती को देखकर वे और भी उत्सुक हो गए। ये कौन है? मेरी छोटी बहन। उसने अभी अभी हाई स्कूल प्रवेश परीक्षाएं पूरी की हैं, इसलिए मैं उसे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए बाहर ले आया। बाई ये। सचिव झांग ने बाई को देखा और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्थानीय व्यंजन लाया हूँ। बाई अनान को कार्यालय में ले गया। यहाँ का कार्यालय वातावरण फिल्म और टेलीविजन सिटी में स्थित पिछले निर्माण स्थल की तुलना में कहीं बेहतर था, और गर्मी का मौसम नजदीक आने के साथ ही ऑफिस में एयर कंडीशनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई थी। तुम क्या लाए हो? बॉस झोंग ने बाई के हाथ में रखे छोटे से बक्से को देखा। ये तुम्हारी बहन आनान ही होगी, है ना? जी हाँ, मेरी छोटी बहन बाई आनान। बाई ने खाने का छोटा डिब्बा मेज पर रख दिया। मशरूम की भराई वाले उबले हुए पकौड़े। मैं ज्यादा नहीं लाई, बस थोड़ा चखने के लिए लाई हूँ। आखिर ये चीजें ताजी तो नहीं होती, लेकिन जब तोड़ी जाती हैं तब तो उतनी ताजी होती हैं। आओ अनान, बैठो। मुझे पता था कि अपने गृहनगर से आने के बाद तुम मेरे यहाँ बैठने आओगी, बॉस झो ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। ये तुम्हारी बहन ने मुझे उपहार के रूप में तैयार करने को कहा था। बॉस झो ने एक डिब्बा निकाला और मुस्कुराते हुए उसे आगे धकेल दिया। बॉस झो ने जिस भाभी का जिक्र किया था, वो उनकी पत्नी झांग बिंग थी। इससे पहले बॉस झो अत्यधिक सामाजिक मेलजोल और अत्यधिक शराब पीने के कारण एनोरेक्सिया से पीड़ित थे, और यहाँ तक कि अस्पताल में किए गए उपचार भी अप्रभावी रहे। केवल बाई द्वारा पकाए गए भोजन से ही झांग बिंग की भूख बढ़ती थी, और झांग बिंग बाई के प्रति बेहद आभारी था और हमेशा उसे छोटा भाई कहकर पुकारता था। इस बार ये सुनकर कि बाई अपनी छोटी बेटी को अपने गृहनगर में मिलने के लिए ला रहा है, उसने सोच समझकर उपहार तैयार किए। झांग बिंग को पैसों की परवाह नहीं थी, और उसे ये भी लगता था कि बाई के पास अभी पैसों की कमी नहीं है। कुछ अधिक मौलिक तैयार करना बेहतर होगा। बाई आनान कैसी दिखती थी या उसका कद कैसा था, यह न जानने के कारण झांग बिंग ने उसके लिए कपड़े तैयार नहीं किए थे। इसके बजाय उसने एक बहुत ही सुंदर हार तैयार किया। यह एक बहुत ही युवा शैली थी, इसलिए इसे पहनने वाली एक युवा लड़की को भी ये पुराने जमाने की नहीं लगेगी। ये छोटे छोटे नीले हीरों से जड़ी एक नाजुक कॉलरबोन चेन थी। कीमत न तो बहुत अधिक थी और न ही बहुत कम, लगभग 10,000 युआन के आसपास, लेकिन ये बहुत ही विशिष्ट थी। इसके अलावा एक फाउंटेन पेन भी था, जिसका उद्देश्य छोटी बच्ची को उसकी शैक्षणिक सफलता के लिए प्रोत्साहित करना था।
जब बाई ये ने इन दोनों चीजों को देखा तो वह मना करना चाहता था। बॉस झो कई वर्षों से सफल रहे थे और झांग बिंग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। भले ही बाई ये को इन दोनों वस्तुओं का सटीक मूल्य पता ना हो, लेकिन उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि वे सस्ते नहीं थे। ये आपकी भाभी ने तैयार किए हैं। इस समय उसके दिल में आपका दर्जा मुझसे कहीं अधिक ऊंचा है। अगर मैंने उसके लिए ये काम नहीं किया तो वो आज रात मुझे खरोंच देगी, देखना। बॉस झो ने मजाक करते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपकी भाभी द्वारा एक साधारण बैग पर खर्च किए जाने वाले पैसे का एक अंश भी नहीं है। इसके अलावा यह आपके लिए नहीं है। भाई ये ने केवल इतना ही कहा, तो कृपया मेरी भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। धन्यवाद बॉस झो। धन्यवाद भाभी झो। चतुर छोटी लड़की बाई आनंद ने तुरंत ही शालीनता से उन्हें धन्यवाद दिया। तुम्हारी छोटी बेटी तुमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। ही मैं हमारे परिवार में सबसे मूर्ख हूँ, बाई ये ने हंसते हुए कहा। बॉस झो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मैं अपनी छोटी बेटी को फिल्म और टेलीविजन सिटी में घुमाने ले जाऊंगी। उस जगह में ऐसा क्या खास है? हालांकि बॉस झो ने ये कहा, लेकिन उन्होंने उन्हें वहां रुकने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि वह एल्म ऑयस्टर मशरूम खाने के लिए उत्सुक था। पकौड़ी। जब वह दफ्तर से बाहर आया तो उसका बेंटो बॉक्स पहले ही उसकी कार में रखा जा चुका था। बाई ये ने सभी को नमस्कार किया और फिल्म एवं टेलीविजन सिटी लौट गई। हालांकि बाई ये का फास्ट फूड रेस्टोरेंट फिल्म और टेलीविजन सिटी के बाहर स्थित था, लेकिन बाई ये ने वास्तव में कभी भी इसका पूरी तरह से पता नहीं लगाया था, क्योंकि फिल्म और टेलीविजन सिटी बहुत बड़ी थी और इसे स्थानीय पर्यटन स्थल माना जाता था। इस बार अपनी छोटी बेटी को साथ ले जाने का यह उनके लिए एक अच्छा अवसर था, और साथ ही वे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कर सकते थे। इसलिए इस बार उन्होंने जिस प्रवेश द्वार का इस्तेमाल किया, वह भोजन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रवेश द्वार से अलग था। यह मार्ग पूरी तरह से पर्यटकों के लिए था। भाई, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। भूख नहीं लगी है? बहुत गर्मी है। भाई ये ने 2 और आइसक्रीम खरीदी। क्या आप फिल्म की शूटिंग देखना चाहते हैं? आपका हाउजी बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना देखता रहा है। क्या आपका भी ऐसा कोई सपना है? मैं। भाई आनंद ने अपने गाल को हाथ से छुआ, गंभीरता से सोचा, फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बस कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ, फिर किसी बड़ी कंपनी में जाकर लगन से काम करना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में मेरे माता पिता और मेरा भाई सभी अच्छा जीवन जी सकें। छोटी बच्ची। भाई ये ने अपनी छोटी बच्ची के बालों को कुछ बार जोर से सहलाते हुए कहा, तुम्हें पैसे कमाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मन लगाकर पढ़ाई करो और भविष्य में सफल होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। हमारे परिवार में अभी तक कोई कॉलेज जाने वाला छात्र नहीं है। अगर आप इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो भविष्य में आपको उतना भत्ता नहीं मिलेगा। भाई आनंद तुरंत उत्साहित हो गई और बोली, भाई, अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करती हूँ, तो क्या मेरा भत्ता बढ़ जाएगा? यह आपके स्कोर पर निर्भर करता है। अगर तुम किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा लेते हो, तो तुम्हारा भत्ता दोगुना हो जाएगा। भाई, माता पिता तुम्हें एक हिस्सा देंगे और भाई तुम्हें दूसरा हिस्सा देगा। ठीक है, मैंने इस बार वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भाई, बस मुझे पैसे देने के लिए थोड़ा इंतजार करो। भाई बहन काफी देर तक फिल्म और टेलीविजन सिटी में घूमते रहे और उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियो लिए। भाई आनंद ने ये सभी वीडियो अपने माता पिता को भेजे और यहाँ तक कि वहीं से उन्हें वीडियो कॉल भी किया, जिससे वे सब मिलकर देख सकें। माँ, यहाँ कितना मजा आता है, अगली बार आप सब भी आइएगा। भाई आनंद ने मुंह बनाकर विनती की, और आखिरकार उसकी माँ, जियांग लेन, मुस्कुराते हुए मान गईं। जब लगभग समय हो गया, तो बाई ये अपनी छोटी बेटी को लेकर वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक फिल्म क्रू से हुई जो शूटिंग कर रहा था। ये क्रू उन 2 निर्देशकों में से एक था जिनसे निर्देशक चेन पहले मिल चुके थे। उनकी टीम के सभी मुख्य कलाकारों ने बाई ये के रेस्तरां से फास्ट फूड खाया, और वे सभी उच्च श्रेणी के कस्टमाइज्ड मील प्लान थे, जिन्हें लो फैट मील के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए वे सभी बाई ये को जानते थे। बाई ये को एक छोटी बच्ची के साथ देखकर कुछ लोगों ने मजाक में कुछ सवाल पूछे, और जब उन्हें पता चला कि वह बाई ये की छोटी बच्ची है, तो सभी लोग उसे छोटे छोटे उपहार देने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ लोग सचमुच ईमानदार थे और उन्होंने बाई आनंद के साथ तस्वीरें भी खींचवाईं।
अन्य लोग स्पष्ट रूप से केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे क्योंकि निर्देशक और बाई ये के बीच अच्छे संबंध थे। ऐसी ही एक शख्सियत झाओटोंग नाम की चौथी श्रेणी की सेलिब्रिटी थी। उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ पहले से हस्ताक्षरित ऑटोग्राफ वाली कुछ तस्वीरें फेंक दी, मानो वह किसी दिमागी रूप से कमजोर प्रशंसक को खारिज कर रही हों, जिससे आसपास के कई लोग भौहें चढ़ा बैठे। बाई ये का शुरू में उन्हें लेने का इरादा नहीं था, लेकिन छोटी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्या तुम इतने खुश हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? कार में वापस आकर बाई ये ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। सच में नहीं। बाई आनंद ने सिर हिलाया लेकिन मुस्कुराती रही। भले ही ये चीजें मुझे पसंद नहीं हैं, लेकिन शायद मेरे कुछ सहपाठियों को पसंद हों। मैं इन्हें अपने मोमेंट्स पर दिखावे के लिए पोस्ट करूंगा और फिर इन्हें बेच दूंगा। इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। बाई ये अवाक रह गया, तुम्हें ये लालच किससे मिला है? तुमसे, भाई। बाई ये ने सोचा कि आनंद ने यह बात यूं ही कैजुअली कह दी थी, और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आनंद ने उन तस्वीरों की फोटो खींची और उन्हें अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया। फिर वह सामग्री तैयार करने के लिए नीचे चली गई। लेकिन शाम को आनंद ने हाथ धोए और मांस को सीख में पिरोने और सब्जियां छांटने में मदद करने के लिए आ गई। तभी बाई ये ने अपनी जेब में रखे फोन पर लगातार संदेशों की सूचना सुनी। आप क्या कर रहे हैं? आपका कारोबार तो काफी व्यस्त लग रहा है, बाई ये ने कहा। भाई, मैंने क्लास ग्रुप में झाओ टोंग की ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें बेच दी, आनंद ने कबूल किया। क्या उन्होंने सच में बेच दिया? बाई ये अचंभित रह गया। बिल्कुल, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन कितनी अद्भुत है। क्या हुआ? तुमने ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें क्यों बेच दी? लिन जीमो ने पास से गुजरते हुए लापरवाही से पूछा। उसने इन्हें नहीं मांगा था। बाई ये ने सिर हिलाते हुए उस दोपहर हुई घटना का वर्णन किया। ये सुनकर लिन जीमो हंस पड़ी। आजकल लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, जैसे कि हर कोई उसे जानता हो। आनंद ने उन्हें कितने में बेचा होगा? उसने मुझे जो कुछ तस्वीरें दी, उनमें से सभी देखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें सस्ते में बेच दिया, प्रत्येक 5 युआन में, सहपाठियों के लिए एक तरह की मदद के तौर पर। हा 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 हा, बहुत बढ़िया। लिन जीमो हंसते हुए चली गई। अरे लड़की, बाई ये ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम तो पुनर्विक्रेता बन गई हो। अगर तुम्हारे सहपाठी को ये पसंद आते हैं, तो उन्हें मुफ्त में दे दो। बिल्कुल नहीं, ये सहपाठी तो हमेशा नखरे दिखाती रहती है। मैं उसे मुफ्त में कुछ भी नहीं लेने दूंगी। आनंद ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुफ्त में कुछ पाने में क्या हर्ज है? वैसे भी एक चीज तो सिर्फ 5 युआन की है, और उसने मुझे इतने सारे धन्यवाद संदेश भेजे हैं। छोटे लालची बच्चे, जब तुम विश्वविद्यालय जाओ, तो वित्त या प्रबंधन की पढ़ाई करना। वित्त, प्रबंधन। अनान अभी छोटी थी, ये दोनों क्या हैं? मुझे भी ये समझ नहीं आते, लेकिन वित्त का मतलब निवेश करना होना चाहिए, है ना? प्रबंधन की बात करें तो अगर तुम इसे अच्छे से पढ़ लो, तो भविष्य में जब तुम्हारा भाई और रेस्तरां खोलेगा, तो तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी पढ़ाई करूंगा। भाई, भविष्य में तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी होगी। क्या आपको भूख लगी है? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे जिससे आपकी भूख मिट जाए? नहीं, आंटी वांग ने अभी मेरे लिए चीज चिकन कटलेट बनाया है। मैं रात के खाने तक इंतजार कर सकती हूँ। अनान ने कहा, लालची लड़की, ऊपर जाओ और खेलो। थोड़ी देर में यहाँ धुआं हो जाएगा। हम तो बाद में जब तुम सीपियां भून रहे हो, तो मुझे फोन कर देना, भाई। मैं भी खुद सीपियां भूनने की कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। उस रात के बारबेक्यू के लिए सभी लोग काफी उत्साहित थे। मेमने के कई कबाब बनाने के अलावा गोमांस, बेकन में लिपटा धनिया, सुअर के पेट के टुकड़े, 1000 परत वाला टोफू, तरह तरह के हॉटपॉट मीटबॉल और मछली टोफू और अन्य कई तरह की चीजें भी थीं। ये सब वेई झाओ का विचार था। उसने तो बहुत सारी ब्रोकली को सीख में पिरोकर भी तैयार किया था। तुम इसे भी ग्रिल करने वाले हो? बाई ये हैरान होकर बोला। उसने पहले कभी ग्रिल्ड ब्रोकली नहीं देखी थी। क्यों नहीं? वेई झाओ ने हैरानी से कहा, मैंने भाई लिन को भी बहुत सारे लहसुन की कलियां और हरी प्याज की पत्तियां सीख में पिरोते देखा। क्या ये सब सब्जियां नहीं हैं? भूरे प्याज और लहसुन की कलियां तो आम हैं, लेकिन मैंने ब्रोकली को कभी ग्रिल होते नहीं देखा। बाई ये हंसते हंसते रोते हुए बोली, कोई बात नहीं, चलो इसे साथ में ग्रिल करते हैं। शायद ये काफी स्वादिष्ट बने। अब जब वेई झाओ ने इसका जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि हम और भी चीजों पर ग्रिलिंग कर सकते हैं।
लिन जीमो ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, जो मन करे वो ग्रिल करो, मैं ऊपर अनान को बुलाने जा रहा हूँ। बाई ये ऊपर गया और अपनी बहन को नीचे बुलाया। जब वह लौटा तो बैक किचन में अविश्वसनीय रूप से चहल पहल थी। दुकान से लाए गए सभी आलू, शकरकंद, रतालू और तारों को धोकर, टुकड़ों में काटकर, सीकों में पिरो दिया गया। लिन जीमो और वेई झाओ अभी भी मक्का और हरी बीन्स तैयार कर रहे थे, और लिन जीमो ने तो ठंडे स्टार्च वाले नूडल्स और कोल्ड नूडल्स भी निकाल लिए थे। अनान 2 पल के लिए असमंजस में पड़ गई, फिर तुरंत उत्साहित हो गई, मैं भी ग्रिल करना चाहती हूँ। बाई ये ने झट से उसे पकड़ लिया और उसके हाथों से सेब और केला छीन लिया। ये फ्रूट प्लेट के लिए हैं। इन्हें ग्रिल नहीं करना है। हालांकि बाई ये ने फल रोक दिए, लेकिन अनान और वे झाओ ने आपस में फुसफुसाते हुए जल्द ही चिकन के मध्य पंख, पंखों के सिरे और चिकन के पैर निकाल लिए। बाई ये ने राहत की सांस ली, कम से कम ये तो सामान्य थे। मेमने के मांस को ताज़ा ही ग्रिल किया गया, जबकि गोमांस और चिकन को मैरिनेट करके हरी मिर्च और प्याज के साथ सीख में पिरोया गया। वे ग्रिल करने के लिए बाहर नहीं गए, उन्होंने बस चूल्हे के हुड के नीचे बारबेक्यू रैक लगाया, उसमें कोयला भरा और ग्रिल करना शुरू कर दिया। आखिरकार वहां भेड़िए तो बहुत थे, लेकिन मांस बहुत कम था। अगर यह स्वादिष्ट नहीं होता तो इसे संभालना आसान होता, लेकिन अगर यह इतना स्वादिष्ट होता कि हर कोई उनसे बारबेक्यू बनाने की मांग करता, तो वे क्या करते? उन्होंने पहले कुछ ऐसी चीजें ग्रिल की जो जल्दी पक जाती थीं, ताकि सभी को नाश्ता मिल सके, और फिर देर से पकने वाली चीजों को ग्रिल करना शुरू किया। बाहर मौजूद 2 लोगों के साथ बारी बारी से यह काम करते रहे। 9 या 10 बजे के बाद बाहर जमा भीड़ धीरे धीरे छंट गई, और सभी लोग रसोई में इकट्ठा हो गए और अपनी इच्छानुसार ग्रिलिंग और भोजन करने लगे। भुने हुए लहसुन की कलियां और भुने हुए हरे प्याज वास्तव में सामान्य प्रक्रियाएं थीं, बहुत आम थीं। भुने हुए आलू, भुने हुए शकरकंद और भुट्टा भी दुर्लभ नहीं थे। लेकिन बाद में ग्रिल्ड ब्रोकली, ग्रिल्ड कमल की जड़ के स्लाइस, ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स और ग्रिल्ड चिल्ड स्टार्च नूडल्स वास्तव में थोड़े अपरंपरागत थे। बाई ये ने अपने सामने गुथे हुए ठंडे नूडल्स को देखा, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। नहीं, हमारे घर में तवा है, क्या तवे पर ही ठंडे नूडल्स भूनना बेहतर नहीं होगा? कोयले पर ग्रिल करना और उन्हें रेशेदार टुकड़ों में ग्रिल करना वाकई असामान्य था। सौभाग्य से ये चीज स्वादिष्ट थी। तेल लगाकर नर्म होने तक ग्रिल किया, फिर उस पर मिर्च पाउडर और जीरा छिड़का। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। हालांकि वहां ग्रिल्ड खाने की कई किस्में थीं, लेकिन इतने सारे शेफ द्वारा तीखेपन और स्वाद को नियंत्रित करने के कारण यह आम तौर पर काफी स्वादिष्ट था। बाई हनान ने मेमने और चिकन के कई कबाब खाए। बाद में जो चिकन के पंख और पंख के सिरे परोसे गए, उन्हें बाई ये ने खुद ग्रिल किया, उन पर शहद की एक परत लगाई और फिर मिर्च के टुकड़ों का छिड़काव किया। मीठा, जिसमें मसाले का हल्का सा स्वाद हो। बाई हनान और वे झाओ ने साथ में मांस खाया, जबकि बाई ये और अन्य लोगों ने तो बियर की बोतलें खोलकर पीना शुरू कर दिया। सुबह पकाई गई एडामेम भी बहुत स्वादिष्ट थी, इसका अधिकांश भाग शाम तक बिक गया, और शेष उनके खाने के लिए पर्याप्त था। भाई, मुझे अब भी लगता है कि तुम जो एडामेम लाए हो, वह ज्यादा स्वादिष्ट है, वी झाओ ने कहा। बेशक, इसे हमारे परिवार ने ही उगाया है, बाई हनान ने गर्व से कहा। जैसे जैसे सब लोग खाना खाते गए, उनका उत्साह बढ़ता गया और लिन जीमो ने तो गाना भी शुरू कर दिया, हालांकि उसने अंग्रेजी गाने गाए। भाई हनान ने ताली बजाते हुए कहा, भाई लिन बहुत अच्छा गाते हैं। मैं मुख्य रूप से बिना वाद्य यंत्रों के गा रही हूँ, अगर साथ में वाद्य यंत्र हों तो और भी अच्छा होगा। लिन जीमो ने थोड़ी नशे में कहा। साथ ही, रुको, वी झाओ पलक झपकते ही उठकर भाग गया। वह 5 मिनट के भीतर ही गिटार को अपनी पीठ पर लादकर वापस भागा। वी झाओ, क्या ये वही गिटार है जिसे तुमने छुड़ाया था? काय शियाओहुआ ने पूछा। मुक्ति मिल गई। क्या हुआ? बाई ये ने पूछा। वी झाओ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो सीधे अपने भाई को बताना। भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वी झाओ ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैंने तुम्हारी क्या मदद की? मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे देता हूँ, अपने भाई की इतनी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाई ये हंस पड़ा। भाई, तुम्हें वाकई में मैं याद नहीं हूँ, वी झाओ ने आह भरी। बाई ये को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही पी लिया है। उसने वी झाओ को अपने करीब खींचा और उसे ध्यान से देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें पहले सच में नहीं जानता था? वी झाओ ने हंसते हुए कहा, भाई, क्या आपको याद है कुछ महीने पहले
रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक बच्चा था जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। भाई ये ने काफी देर तक सोचा, फिर उसे याद आया कि ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक छोटे बच्चे ने कहा था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसने उसके लिए तले हुए चावल की एक थाली भी बनाई थी। हालांकि जब वो बाहर आया तो मेज पर केवल एक नोट ही पड़ा था। वो इसके बारे में तुरंत भूल गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा वास्तव में उसकी दुकान पर काम करने आएगा। तुम्हें क्या हुआ, और तुम्हारे गिटार का क्या मामला है? मेरा अपने परिवार से झगड़ा हो गया और मैं भाग गया, लेकिन रास्ते में मेरा बटुआ खो गया। जब मैं आपके दरवाजे पर पहुंचा, तब तक मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। वी झाओ ने दयनीय स्वर में कहा, उस दिन जाने के बाद मैं शुरू में नौकरी ढूंढना चाहता था, लेकिन कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा था। इसलिए मैंने गुजारा करने के लिए अपना गिटार गिरवी रख दिया। बाद में मैं यहाँ आया और देखा कि आपकी दुकान में भर्तियां हो रही हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ भोजन और आवास की व्यवस्था है। वेतन मिलने के बाद मैं अपना गिटार वापस लेने गया। सौभाग्य से उसे किसी ने नहीं खरीदा था। ठीक है, ठीक है, उदास मत हो, सब कुछ बीत चुका है। तुम्हारा अपने परिवार से झगड़ा हुआ था, क्या तुमने उनसे संपर्क किया है? भाई ये ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने किया। वी झाओ और कुछ कहना नहीं चाहता था, और भाई ये भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने वेई झाओ को अपनी पीठ पर उठाया और फैन झोंग और काई शियाहुआ से उसका अच्छे से ख्याल रखने और अगर उसे कभी पैसों की जरूरत हो तो उसे बताने के लिए कहा। वेई झाओ इतना छोटा था, अपनी बहन से केवल कुछ ही साल बड़ा। बाई ये की नजरों में वह पूरी तरह से एक बच्चा था। वे उस रात लगभग आधी रात तक खाते रहे और फिर तितर बितर हो गए। हालांकि सभी ने खूब आनंद उठाया और लिन जीमो ने बहुत उत्साह से गाना गाया। जब से दुकान में एडा में बिकने शुरू हुए हैं, रात के बाजार में बियर की बिक्री में और भी ज्यादा सुधार हुआ है। अब एडा में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है, और मूंगफली और एडामे का मिश्रण दूसरे नंबर पर आता है। कई लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि भाई ये को कुछ छोटे समुद्री भोजन भी परोसने चाहिए। भाई ये ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। शहर में वास्तव में एक बड़ा समुद्री भोजन का थोक बाजार था, लेकिन भाई ये को अभी तक कीमतों के बारे में पता नहीं था। समुद्री भोजन का एक सेक्शन खोलने का निर्णय लेने से पहले उसे जांच पड़ताल करने की आवश्यकता थी। आखिरकार उनके मुख्य ग्राहक अभी भी आसपास के पड़ोसी और प्रवासी मजदूर ही थे। इसके अलावा भाई ये अब सचमुच किसी दूसरी जगह पर जाने के बारे में सोच रही थी। ये जगह तो एक रिहायशी इलाके में थी, चारों तरफ पड़ोसी ही पड़ोसी थे। अगर वह रात के बाजार में नई चीजें लाता, तो बंद होने का समय निश्चित रूप से और भी आगे बढ़ जाता। 1 या 2 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ पड़ोसियों को शिकायतें जरूर होंगी। कहावत के अनुसार, दूर का रिश्तेदार पास के पड़ोसी जितना अच्छा नहीं होता। आस पड़ोस के लोग मुश्किल समय में मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें नाराज करना उचित नहीं था। और उनके सभी पड़ोसी बहुत ही दयालु लोग थे। जब उनकी दुकान में पर्याप्त मेज और कुर्सियां नहीं थीं, तो इन पड़ोसियों ने उनके उपयोग के लिए अपनी मेज, कुर्सियां और बेंचें बाहर निकाल कर दे दी। जब बॉस कियान ने उसे फंसाया, तो पड़ोसियों का ये समूह उसके पक्ष में गवाही देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए सामने आया। इसलिए नए आइटम जोड़ने के लिए उसे स्थान बदलना पड़ा। वह सड़क के सामने वाली किसी दुकान में एक विशाल जगह ढूंढ लेगा, लेकिन यह वर्तमान स्थान बंद नहीं होगा। वह स्वयं यहाँ अपना व्यवसाय जारी रखेंगे और स्टिर फ्राई व्यंजनों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। हालांकि इन मामलों पर अभी केवल विचार किया जा सकता था। राजधानी से लौटने से पहले इनमें से कुछ भी करने का समय नहीं था। उस रात दुकान बंद होने के बाद बाई ये हाथ मुंह धोने और सोने के लिए वापस चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे अपने फोन पर एक अनपढ़ा संदेश मिला। उसे खोलकर देखने पर पता चला कि यह राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता का संदेश था। आयोजन समिति ने उन्हें 3 दिन बाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सूचित किया। बाई ये द्वारा पुष्टि करने के बाद उन्हें एक क्यूआर कोड प्राप्त हुआ। ये प्रतियोगिता में प्रवेश का प्रमाण था। बाई ये को पता था कि वो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, इसलिए उसने दुकान पर जल्दी से संबंधित व्यवस्था कर ली। घर पर बिताए कुछ दिनों ने वास्तव में ये साबित कर दिया कि दुकान उनके बिना भी बहुत अच्छे से चल सकती है। बस एक ही समस्या थी, वो थी सोयाबीन। बाई ये को पहले से ही 5वीं श्रेणी की सोयाबीन तैयार करनी थी।
वो अपनी अनुपस्थिति में आहार बनाने में देरी नहीं कर सकता था। संयोगवश बाई को कुछ दिन पहले सोयाबीन की एक खेप मिली थी, जिसे उसने किराए पर लिए गोदाम में भेज दिया था। बाई ने इन 2 टन सोयाबीन को मिला दिया। 2 टन 500 किलो में बदल गया और बाई का दिल दुख से भर गया। हालांकि ये दर्द क्षण भर के लिए ही रहा। उन मशहूर हस्तियों और अभिनेताओं के साथ किए गए भोजन वितरण अनुबंधों के बारे में सोचते ही उनका दर्द तुरंत गायब हो गया, क्योंकि इन अभिनेताओं ने जो कुछ दिया वह वाकई बहुत अधिक था। रोजाना बड़ी मात्रा में मांस और मछली, साथ ही ग्रेड 5 सोयाबीन का सेवन करने पर भी भोजन की कुल लागत का 1/3 हिस्सा भी खर्च नहीं होगा। इसके अलावा फिल्म के सेट पर परोसा जाने वाला सारा भोजन अब उच्च गुणवत्ता का होता था। इसे बनाना वास्तव में पहले से कहीं अधिक आसान हो गया था। दुकान के सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई थी। झांग चाओ मुख्य रूप से दुकान के फास्ट फूड बेंटो बॉक्स की जिम्मेदारी संभालते थे। लिन जीमो फिल्म क्रू के लिए स्टिर फ्राई बनाने का काम देखते थे। वी झाओ का काम अपरिवर्तित रहा, वह अब भी दुकान में कई मुख्य व्यंजनों के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि फिल्म क्रू के बेंटो बॉक्स के लिए अब आमतौर पर केवल एक ही मुख्य व्यंजन की आवश्यकता होती थी। इस दुकान में ब्रेस्ड बीफ, ब्रेस्ड पोर्क बेली, स्मॉल लॉयंस हेड मीट बॉल्स, ब्रेस्ड पोर्क बेली, आयरन पॉट स्टू और अन्य व्यंजन मिलते थे। अन्य व्यंजनों में प्रतिदिन मछली और झींगा शामिल होते थे। दरअसल उनके भोजन का खर्च अब बहुत अधिक हो गया था, इसलिए अच्छे अनदेखे व्यंजन पेश न करना समझदारी की बात नहीं होगी। बाई ने दुकान के कामकाज को व्यवस्थित करने के बाद कुछ लोगों के साथ दुकान के विस्तार के विचार पर भी चर्चा की। पहले की कार्य व्यवस्था पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बाई वहां हो या न हो, उन्हें फिर भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बाई उनके प्रति कंजूस नहीं थे, हालांकि काम साल भर का था और कोई छुट्टी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें बारी बारी से काम करना पड़ता था, लेकिन उच्च वेतन के कारण सभी इसे स्वीकार कर लेते थे। लेकिन नई दुकान खोलने का मामला उनसे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ था। दुकान में अब कर्मचारियों की थोड़ी कमी थी। रसोई में काम करने वाले चारों लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, जिनमें आंटी वांग शामिल नहीं थीं। सामने खाने पीने और बर्तन धोने के लिए सिर्फ 2 लोग थे। अगर दुकान का विस्तार होता तो उन्हें निश्चित रूप से नए लोगों को भर्ती करना पड़ता। अब दुकान को लोगों को भर्ती करने से डर नहीं लगता था। पहले भर्ती के समय चूंकि दुकान छोटी और प्रसिद्ध नहीं थी, इसलिए बाई ने ऑनलाइन भर्ती की कोशिश की और बिलबोर्ड पर विज्ञापन लगाए, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला। लेकिन अब जब दुकान लोकप्रिय हो गई थी, तो लोगों को भर्ती करना अब मुश्किल नहीं रहा। बाई के घर लौटने के कुछ दिनों के दौरान कई लोग ये जानने के लिए आए कि क्या दुकान में अभी भी भर्तियां चल रही हैं। कर्मचारियों ने उन सभी को विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि मालिक मौजूद नहीं है और कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं, बाई ने अपने सामने चुपचाप बैठे कर्मचारियों की ओर देखते हुए कहा। बॉस, नया रेस्टोरेंट किस तरह का होगा? क्या अभी भी बेंटो बॉक्स और फास्ट फूड ही मिलेंगे? लिन जीमो ने सबसे पहले पूछा। बॉस, क्या आप लोगों को नौकरी पर रखने वाले हैं? मेरा एक दोस्त है, क्या मैं उसका परिचय करवा सकता हूँ? भाई आप नए लोगों को तो रख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहेंगे, है ना? बाई ने वेई झाओ की ओर देखते हुए कहा, ठीक से बोलो। ओह, भाई मैं नई दुकान पर नहीं जाना चाहता। कहाँ जाना है, लोगों को काम पर रखना है या नहीं, इस बारे में अभी बात नहीं करते। अभी तक तो दुकान के लिए कोई उपयुक्त जगह भी नहीं मिली है, मेरे वापस आने पर इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आपके कोई अच्छे शेफ दोस्त हैं, तो आप उनका नाम सुझा सकते हैं। नई दुकान में बेंटो बॉक्स, फास्ट फूड और नाइट मार्केट जरूर होंगे। समझ गया, कुछ लोगों ने सिर हिलाया। बाई ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसका फोन बजने लगा। बाई केवल फैन झोंग को चाबियां सौंप सका। फैन झोंग, इन दिनों भी खरीदारी की जिम्मेदारी तुम्हारी ही रहेगी। तुम पुराने सभी साझेदारों से परिचित हो। साथ ही ये चाबियां ले लो, ये गोदाम अनाज से भरा हुआ है। अगर अनाज खत्म हो जाए तो खुद आकर ले आना। चिंता मत करो, बॉस। तभी बाई ने फोन उठाया और चलते चलते ही उसका जवाब दिया। ये झांग युएलियांग बुला रहा था। हेलो, बाई। कॉल कनेक्ट होते ही झांग युएलियांग की मधुर आवाज सुनाई दी। अरे, सिस्टर युएलियांग, क्या हालचाल है? मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ प्रतियोगिता 2 दिन में शुरू हो रही है।
तुम दोनों कब आ रहे हो, ताकि मैं तुम्हें तब लेने आ सकूं? मुझे भी कल रात सूचना मिल गई। मैं थोड़ी देर में टिकट बुक करा लूंगा और कल पहुंच जाऊंगा। ठीक है, टिकट बुक करने के बाद मुझे अपने आने का समय बता दीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ठीक है। फोन रखने के बाद बाई ये वापस ऊपर चली गई। अनान, हम कल राजधानी जा रहे हैं। क्या तुम ट्रेन से जाना चाहोगी या हवाई जहाज से? बाई अनान ने कभी तेज रफ्तार ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा नहीं की थी। बेशक, उसने भी नहीं की थी। कुछ साल पहले तक वह लंबी दूरी की बसों से घर जाया करता था, और पिछले साल वह अपनी जिनबे कार चलाकर वापस आया। ओह, हम कल जा रहे हैं। तो मैं अपना सामान पैक करने जाती हूँ। तो आप क्या लेना चाहते हैं? मुझे टिकट बुक करने हैं। विमान, विमान। बाई हानान की उत्साहित आवाज बेडरूम से आई। बाई ये ने सहमति जताई और टिकटों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कई विकल्पों पर विचार करने के बाद पता चला कि उन सभी में बीच में रुकने का समय था, और प्रत्येक पड़ाव कई घंटों का था। सबसे छोटा 2 या 3 घंटे का था, और सबसे लंबा आश्चर्यजनक रूप से 20 घंटे का था। भाई ये को पहली बार एहसास हुआ कि विमानों में भी ठहराव होते हैं। क्या उन्हें सीधे गंतव्य तक नहीं जाना चाहिए था? चारों ओर देखने पर पता चला कि लगभग सभी उड़ानों में ठहराव आवश्यक था। हालांकि सबसे छोटा ठहराव केवल 2 घंटे से थोड़ा अधिक था, लेकिन वह आधी रात को रवाना हुआ और सुबह तड़के पहुंचा। यह बाई ये नहीं चाहता था कि उसकी बहन आधी रात को विमान से यात्रा करे, और न ही वह चाहता था कि झांग युएलियांग उसे भोर में लेने आए। ऐसा लग रहा था कि उसके पास केवल एक ही सीधी उड़ान का विकल्प था, और भले ही वह रियायती इकोनॉमी क्लास की थी, फिर भी वह कई 100 युआन अधिक महंगी थी, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। बाई ये ने ऑर्डर देने के लिए क्लिक किया, लेकिन उसे पता चला कि केवल एक ही टिकट बचा है। अनान, हवाई जहाज के टिकट खत्म हो गए हैं। क्या हम हाई स्पीड रेल से चलें? जरूर। बाई अनान इतनी जिद नहीं करती थी, लेकिन तेज रफ्तार रेल यात्रा भी छोटी नहीं थी। ये लगभग 5 घंटे की यात्रा थी, और न तो फर्स्ट क्लास के टिकट थे, न ही सेकंड क्लास के। अब केवल बिजनेस क्लास के टिकट ही उपलब्ध थे, और प्रत्येक टिकट की कीमत 1500 युआन थी। ये तो हवाई जहाज से भी ज्यादा महंगा है। बाई ये दंग रह गया। वह हमेशा से यही सोचता था कि हवाई जहाज ट्रेनों से ज्यादा महंगे होते हैं। बाई ये के बगल में बैठी बाई आनान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेशक ये ज्यादा महंगा है। हाई स्पीड रेल ज्यादा सुरक्षित है और धीमी भी नहीं है। इसके अलावा ये हाई स्पीड रेल की बिजनेस क्लास है। आप इसकी तुलना हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास से कर रहे हैं, और वह भी रियायती इकोनॉमी क्लास से। जाओ, अपना सामान पैक करो। बहन की फटकार सुनने के बाद बाई ये ने जल्दी से उसे वहां से भगा दिया। ऐसा लग रहा था कि वह हाई स्पीड रेल में केवल बिजनेस क्लास ही बुक कर सकता है। प्रति व्यक्ति लगभग 1500 युआन, यानी 2 लोगों के लिए लगभग 3000 युआन। हालांकि इससे बाई ये की एक दिन की कमाई भी खर्च नहीं होगी, लेकिन बचपन से ही मितव्ययिता की आदत होने के कारण उसे फिर भी थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। जैसे ही उसने जानकारी भर दी और उसे सबमिट करने ही वाला था, अचानक बाई ये के दिमाग में एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। यह उसकी छोटी सी प्रणाली थी। सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि उसके पैकेज में अभी भी 2 अप्रयुक्त हवाई जहाज के टिकट बचे हैं। क्या उन्हें अब इस्तेमाल करना चाहिए? इसके बाद बाई ये को याद आया कि उसने पहले एक मिशन के दौरान वास्तव में 2 हवाई जहाज के टिकट प्राप्त किए थे, लेकिन उस समय उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया था। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। बाई ये खुशी से हंस पड़ी। ये पहली बार था जब सिस्टम ने बिना किसी मिशन के सक्रिय रूप से उससे संपर्क किया था। इससे उसके 3000 युआन और काफी समय की बचत होगी, तो भला वह खुश क्यों नहीं होगा? बाई ये ने सिस्टम इंटरफेस खोला और दावा करने के लिए क्लिक किया। सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट दिखाया, जिसमें बाई ये से समय और गंतव्य चुनने के लिए कहा गया। बाई ये ने उन्हें एक एक करके चुना। समय कल का था, गंतव्य राजधानी था, और 2 लोग एक साथ यात्रा करेंगे। सिस्टम की बचकानी आवाज, प्रिंटर की नकल करते हुए, उसके कान में गूंजी, दा 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 दा। आपके टिकट प्रोसेस हो गए हैं। बाई ये, क्या ये छोटा सा सिस्टम मैन्युअल रूप से भी प्रिंट कर सकता है? बाई ये ने काफी देर तक इंतजार किया, छोटी सी मशीन से कोई आवाज नहीं आई। उसने और भी देर इंतजार किया, और आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। वे कहाँ हैं? मेरे टिकट कहाँ हैं? सिस्टम आइटम इलेक्ट्रॉनिक टिकट हैं, जानकारी होस्ट के फोन पर भेज दी गई है।
बाई ये के सिर के ऊपर अंडाकार आकृतियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। अगर टिकट ही नहीं है, तो आप अभी क्या छाप रहे थे? हालांकि इस प्रणाली से प्राप्त उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। उसे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा, भले ही वह ऐसा नहीं चाहता था। सुबह सुबह बाइये ने अपनी बहन को खींचा, दोनों के सूटकेस उठाए और फैन झोंक की कार में बैठकर सीधे हवाई अड्डे की ओर चल दी। भाई आनंद ने अविश्वास भरी निगाहों से कहा, भाई क्या आपने नहीं कहा था कि हवाई जहाज के टिकट नहीं हैं? ओह खैर, कुछ भी संभव है। भाई ये ने अपनी बात समाप्त करने के बाद मन ही मन सोचा, या शायद नहीं। वे पहले से ही उपनगरों में थे, इसलिए गाड़ी से जाना ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 30 किलोमीटर, जहां पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगे। हालांकि वहां पहुंचने के बाद बाई ने अपना गला साफ करते हुए कहा, फैन झोंग, जाने से पहले थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। अरे क्यों? फैन झोंग चौंक गया। बस मुझसे यह मत पूछना कि क्यों, अगर मैं बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी वापस जाने पर मुझे कुछ करना नहीं है। फैन झोंग ने सिर हिलाया। विमान 10:30 बजे था और बाई ये और बाई आनंद 8:30 बजे पहुंचे। बाई ये ने कल रात इस बारे में विशेष रूप से जानकारी जुटाई थी। सामान जमा कराने और अन्य कामों के लिए उसे 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी था। प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही भाई बहन ने इधर उधर देखा और पूछा, भाई हमें कहाँ जाना है? तुम रुको, मैं अपना फोन देख लेता हूँ। भाई ये ने कल पड़ी हुई गाइड ढूंढने के लिए अपना फोन निकाला। भाई आनंद का मन अब बेहतर था, वह सीधे एक कर्मचारी के पास दौड़ी और पूछा, और कर्मचारी ने एक प्यारी सी छोटी लड़की को देखकर उसे सीधे अपने साथ ले गया। भाई जल्दी आओ। भाई आनंद ने हाथ हिलाया। भाई ये को अभी तक वह नहीं मिला था जिसकी उसे तलाश थी, और उसने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों सूटकेस घसीटते हुए लाए। भाई ये ने अपना फोन निकाला, कर्मचारी ने जानकारी की पुष्टि की और कुछ आश्चर्य के साथ उन दोनों को देखा। आपकी फ्लाइट बिजनेस क्लास की है और कुछ ही देर में एक स्टाफ सदस्य आपको वीआईपी लाउंज तक ले जाएगा। भाई ये हैरान रह गई, बिजनेस क्लास? हाँ, बिजनेस क्लास। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में दोनों ने सफलतापूर्वक अपने बोर्डिंग पास का आदान प्रदान किया और अपने सामान की जांच करवाई, लेकिन वीआईपी लाउंज में पहुंचने के बाद ही उन्हें पूरी बात समझ में आई। बिजनेस क्लास सचमुच बिजनेस क्लास थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जब वे कहते हैं कि सिस्टम से आने वाले उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए तो इसका क्या मतलब होता है। ये वीआईपी लाउंज बाहर के मुख्य हॉल की तुलना में कहीं अधिक अच्छा था, जिसमें अलग अलग सोफे की एक पंक्ति थी, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं थीं, और मुफ्त बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ उपलब्ध थे। वीआईपी लाउंज में केवल वे दोनों ही थे। वे इधर उधर घूमे और दोनों ने अपनी अपनी सीटें ढूंढ ली। भाई भाई फैन अभी भी बाहर तुम्हारे संदेश का इंतजार कर रहा है। भाई आनंद ने बाई ये को उंगली से छूते हुए कहा। ओह ओह, ठीक है। भाई ये ने झटपट अपना फोन निकाला और फैन झोंग को फोन किया। दूसरी तरफ से फैन झोंग अपनी हंसी दबाते हुए बोला, बॉस क्या आपने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं? फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। तब बाई ये को एहसास हुआ कि उसकी चाल बहुत पहले ही समझ ली गई थी, और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धीरे गाड़ी चलाओ। ठीक है बॉस, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। बाई ये ने कुछ बार जवाब दिया और जल्दी से फोन काट दिया। मेरे बड़े भाई, क्या आपको शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार हवाई यात्रा करते समय घबराहट होना स्वाभाविक है। आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, हम अक्सर हवाई यात्रा करेंगे। चली जाओ। बाई ये ने अपनी बहन का हाथ झटक दिया, जो उसके सिर पर बेमतलब सहला रही थी। क्या तुम अपनी पाठ्य पुस्तकें लाई हो? इस समय का उपयोग पढ़ाई करने के लिए करो। नहीं, क्या मैं अंग्रेजी सुन सकती हूँ? भाई आनंद ने पलकें झपकाईं, अपने फोन पर अंग्रेजी सुनने का अभ्यास ढूंढा और हेडफोन लगा लिए। क्योंकि प्रक्रियाएं बहुत जल्दी पूरी हो गईं, इसलिए बाई ये और बाई आनंद 1.5 घंटे तक लाउंज में बैठे रहे। मेरे बड़े भाई, सिस्टर युएलियांग के लिए लाए गए मशरूम अब तक पिघल गए होंगे। बाई ये ने बाई आनंद की ओर मुड़कर देखा। अब उस विषय पर बात मत करो। बाई आनंद ने अपना सिर घुमाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिरकार वे विमान में सवार हो गए, और दोनों भाई बहनों ने राहत की सांस ली। बिजनेस क्लास काफी विशाल थी, और उनकी सीटें एक दूसरे के बगल में थीं, जिससे वे दोनों बेहद खुश थे। मेरे बड़े भाई, मुझे अभी याद आया, इस बिजनेस क्लास का किराया कितना है?
बाई ये ने विमान के उड़ान भरने से पहले जांच की और पाया कि छूट के बिना बिजनेस क्लास का टिकट 7,700 रुपये तक का था। बाई ये का मुंह तुरंत पीछे की ओर खींच गया। हमने हवाई जहाज से यात्रा करके सचमुच 15,000 कमा लिए। बाई आनंद ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम इतनी खुश क्यों हो? पैसा तो तुम्हारी जेब में नहीं है। मैं अब भी खुश हूँ। बाई ये ने वीआईपी लाउंज में झांग युएलियांग को पहले ही जानकारी दे दी थी और अब उसे झांग युएलियांग से जवाब मिला, ठीक है, फ्लाइट का खाना मत खाना। अपनी भूख बचाकर रखना, मैं तुम दोनों को कुछ अच्छा खिलाने के लिए बाहर ले जाऊंगी। बाई ये ने अपना फोन बाई आनंद को दिखाया, जिस पर वो हंस पड़ी। भाई बहन ने अपना वादा निभाया और सचमुच उड़ान के दौरान परोसा जाने वाला भोजन नहीं खाया। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने उनसे पूछा कि वे दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहते हैं और क्या वे पहले से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो दोनों ने बस अपना सिर हिला दिया। हालांकि उन्होंने मुख्य भोजन छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्नैक्स का आनंद लेने से परहेज नहीं किया। दही, सूखे मेवे, पेय पदार्थ। बाई ये कोला पी रहा था और बगल में बैठी अपनी बहन को लगातार खाते हुए देख रहा था। काफी देर तक खुद को रोके रखने के बाद आखिरकार वह भी रुक नहीं पाया और बोला, तुम तो एक बार के खाने से भी ज्यादा खा रही हो। पास ही बैठी फ्लाइट अटेंडेंट अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची को खाना पसंद है और अभी और भी है। इन सभी स्नैक्स को खत्म करने के बाद विमान उतरने के लिए तैयार था। अपना सामान लेने के बाद उन्हें झांग युएलियांग का फोन आया, जो बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने झांग युएलियांग को उनकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। बाई ये, आनंद, इधर आओ। बाई ये की आंखें चमक उठी। नए साल से पहले की अपनी पोशाक से बिल्कुल अलग, झांग युएलियांग अब फैशनेबल ढंग से सजी हुई, युवा और सुंदर दिख रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक शहरी पेशेवर थी। बाई आनंद भी दौड़कर आई, उसका छोटा सा चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। बहन युएलियांग, आप कितनी सुंदर हैं, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। अनान, छोटी बच्ची, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है। झांग युएलियांग ने कहा और फिर बाई ये का अभिवादन किया। चलो चलते हैं, तुम्हारे जीजा लांग पहले ही रेस्टोरेंट जा चुके हैं। तुम दोनों ने खाना नहीं खाया है ना? नहीं। बाई आनंद ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। दो सूटकेस घसीटते हुए बाई आनंद के पास से गुजरी और धीमी आवाज में बोली, हाँ हाँ, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। बहन युएलियांग, मेरे बड़े भाई की बात मत सुनो। मैंने अभी कुछ सूखे मेवे, कुछ चावल के क्रैकर्स, 2 कप दही और भी कुछ खाया है। बाई आनंद ने बाई ये के पीछे बैठी झांग युएलियांग को एक एक करके उन सभी को सूचीबद्ध किया। पार्किंग स्थल में झांग युएलियांग ने सीधे एक कार का ताला खोला और बाई ये और बाई आनंद दोनों ही दंग रह गए। एक मर्सिडीज, ये तो मर्सिडीज ही थी। भाई बहन ने एक दूसरे की ओर देखा। बहन युएलियांग, आप बीजिंग में बहुत अच्छा कर रही हैं। यह आपके जीजा लांग की गाड़ी है। बैठ जाइए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बीजिंग यात्रा शानदार होगी। बाई ये और उसकी बहन कुछ सावधानी से कार में बैठे, क्योंकि कार बहुत ही आलीशान थी। हालांकि बाई ये अब अच्छी खासी कमाई कर रहा था, फिर भी वह ऐसी कार खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मर्सिडीज में भी अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प मौजूद थे, लेकिन वह उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। बाई ये पीछे की सीट पर बैठी थी, जबकि बाई आनंद आगे की यात्री सीट पर बैठी थी और पूरे रास्ते झांग युएलियांग से बातें करती और हंसती रही। बाई ये ने अपने सामने झांग युएलियांग के सुंदर और बुद्धिमान चेहरे को देखा और मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। ऐसा प्रतीत होता था कि जब झांग युएलियांग और लैंग जिंग नव वर्ष से पहले घर लौटी, तो उन्होंने जानबूझकर अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपा लिया था। उस समय सुन कुईजुआन 30,000 युआन के बदले झांग युएलियांग की शादी एक तलाकशुदा और हिंसक व्यक्ति से करवाना चाहती थी। शादी कहना तो बस एक अच्छा शब्द था, असल में वह अपने बेटे के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए झांग युएलियांग को बेच रही थी। ये हास्यास्पद था कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि झांग युएलियांग जिस कार को अभी चला रही थी, उसकी कीमत न जाने कितने 30,000 युआन होगी। झांग युएलियांग के अनुसार यातायात होने के बावजूद स्थिति अपेक्षाकृत सुचारू थी। बाई ये ने भी बीजिंग में अत्यधिक यातायात की स्थिति देखी। सबसे मशहूर रोस्ट डक रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही झांग युएलियांग का फोन फिर बज उठा। हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। उसके बोलने से पहले ही कॉल कट गई और सामने सीढ़ियों से एक व्यक्ति नीचे आया। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ।
बाय ये अनान, आखिरकार आप लोग आ ही गए। जीजा लांग, बाय ये और बाय अनान दोनों ने पुकारा। अरे, जल्दी आओ, मैंने प्राइवेट रूम बहुत पहले ही बुक कर लिया था। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई, कहीं कमरा बुक न हो जाए, इसलिए एयरपोर्ट नहीं गई। लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए बताया। धन्यवाद, जीजाजी लैंग। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बस मेरे और बहन युएलियांग के छोटे भाई बहन हो, हम परिवार हैं, इसलिए औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। लैंग जिंग ने झांग युएलियांग को खींचा और बाई परिवार के भाई बहनों को निजी कमरे में ले गई। मैंने कुछ हल्के व्यंजन मंगवाए हैं। आज के मुख्य व्यंजन आप दोनों को ही चुनने होंगे। लैंग जिंग ने सबको बैठने का इशारा किया और मेन्यू देते हुए कहा। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।